कंजूसी करे उसे क्या कहते हैं? किरपट। ये तीनों बात लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक पूछा जाता है जो व्यक्ति ज्यादा पैसा खर्च करे उसे क्या कहते हैं? अपव्ययी। जो कम खर्च करे उसे क्या कहते हैं? मितव्ययी। और जो खर्च करने में कंजूसी करे उसे क्या कहते हैं? किरपट। ठीक है, लिखो भैया। आगे लिखेगा, हो गया? ठीक है, पहले पीछे का कुछ रिवीजन कर लेते हैं, बताइएगा। 10 वर्ष की बालिका को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? खाना में बताना। 10 वर्ष की बालिका को क्या कहते हैं? कन्या। क्या कहते हैं? कन्या। 10 हंसो मत, क्लास पढ़ा रहे हैं, क्यों नौटंकी कर? बोलने का क्या मतलब? गरीबा आना की क्लास। 10 वर्ष की बालिका को क्या कहते हैं? कन्या। 10 से 16 वर्ष की बालिका को क्या कहते हैं? किशोरी कहते हैं। ठीक है, जो बाएं हाथ से लिखता हो उसे क्या कहते हैं? सभ्यसाची। जो बहुत बोलता हो उसे क्या कहते हैं? वाचाल। जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? जो कम बोलता, मितभाषी। क्या कहते हैं? मितभाषी। ठीक है, जो व्याकरण का ज्ञाता हो उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। ज्यादा पैसा खर्च करने वाला भी क्या मैंने बताया? अपव्ययी। ठीक है, कम खर्च करने वाला मितव्ययी। भोग की इच्छा, भोग की इच्छा वाला बुभुक्षु। ठीक है, जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जानने की इच्छा वाला जिज्ञासु। तैरने की इच्छा, जिज्ञासा। तैरने की इच्छा वाला जिज्ञासु। ठीक है, आगे युद्ध करने की इच्छा, युत्सा। युद्ध करने की इच्छा वाला युत्सु। ठीक है, लिखाएंगे, युद्ध करने की इच्छा वाला युत्सु। ठीक है, किसी संस्था के 25 साल पूरा हो जाने पर क्या कहते हैं उसे? मैंने लिखाया भी कभी, क्या कहते हैं? 50 साल पूरा हो जाने पर शॉर्ट कहते हैं। 75 साल पूरा हो जाने पर हीरा जयंती। 100 साल पूरा हो जाने पर शताब्दी। क्या कहते हैं? जहां जाना कठिन हो, बताओ, रिवीजन होना बहुत जरूरी है। जहां जाना कठिन हो, दुर्गम। जिसे पाना कठिन हो, दुर्लभ। जिसे लांघना कठिन हो, दुर्लभ। जिसे जीतना कठिन हो, दुर्जेय। जिसे समझना कठिन हो, दुर्बोध। क्या कहते हैं? दुर्बोध। जो लिखाया हूं वही रिवीजन करा रहा हूं, पढ़ना तो नहीं। आगे, जिसकी आंखें सुंदर हो, क्या कहते हैं? सुलोचन। जिसके बाल सुंदर हो, केसनी। क्या कहते हैं? केसनी। जिसके बाल खुले और बिखरे हो उसे क्या कहते हैं? झबरा। क्या कहते हैं? झबरा कहते हैं। कई बार एग्जाम में भी पूछा गया, इसके बाल खुले और बिखरे हो। जो बाएं हाथ से लिखता हो उसे क्या कहते हैं? सभ्यसाची। क्या कहते हैं? सभ्यसाची। और सभ्यसाची किसकी पर्यायवाची है? किसकी है? अर्जुन की। किसकी है? अर्जुन की। अभी कई बार पूछा गया कि किसकी पर्यायवाची? रंगमंच के पर्दे का पीछे का स्थान, रंगमंच के पर्दे का पीछे का स्थान क्या कहते हैं? नेपथ्य। क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते हैं। रास्ते में किया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? रास्ते में किया जाने वाला भोजन पथे है ना? हाँ, ठीक है। रोगी को दिया जाने वाला भोजन पथ्य। क्या कहते हैं? पथ्य कहते हैं ना? ठीक है, जहां भोजन फ्री में मिलता हो उसे क्या कहते हैं? जहां भोजन फ्री मिलता, मैंने लिखाया आपको, सदावर। क्या कहते हैं? सदावर। ठीक है, अंगुष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? इस उंगली को क्या कहते हैं? तर्जनी। ठीक है, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका। इस उंगली को क्या कहते हैं? अंगुष्ठा। इसे तर्जनी, इसे मध्यमा, इसे अनामिका, इसे कनिष्ठा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा, आदि पब्लिकेशन में आपको पहला ही क्वेश्चन बनाया है कि अंगुष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तर्जनी कहते हैं। हाँ समझ आई? तर्जनी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया। छाती के बल चलने वाला उरग। क्या कहते हैं? उरग कहते हैं। उरग होगा, उरग क्या होगा? उरग। छाती के बल चलने वाला उरग कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया। आगे, ठीक है, क्या लिखा आपने अभी? क्या लिखा? हाँ, आगे लिखेगा, जो किए गए उपकार को मानता हो। लिखेगा ऐसा, जो देखिएगा,
जो किए गए उपकार को मानता हो, जो किए गए उपकार को मानता हो उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। और जो किए गए उपकार को ना मानता हो, पता है किसी को, क्या कहते हैं? कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को ना मानता उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। और जो किए गए उपकार को मानता उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। लिख लीजिएगा दोनों प्रश्न, आगे लिखिएगा। जल में पैदा होने वाला क्या कहते हैं उसे? जल में पैदा होने वाला जलज क्या कहते हैं? जलज। लिख लीजिएगा, जल में पैदा होने वाला जलज। हो गया? जल में पैदा, इसका जब संधिच्छेद करेंगे तो जल घन क्या हो जाएगा? जाम। और जल मतलब पानी हो गया, जाम मतलब उत्पन्न। जो पानी में उत्पन्न होता हो, पैदा होता है, उसे क्या कहते हैं? आपका जलज कहते हैं। ठीक है, आगे लिखिएगा। क्या लिखा आपने? जलज ना, आगे लिखिएगा। जन्म से 100 वर्ष का समय, जन्म से 100 वर्ष का समय जन्म शती। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्म शती। तापे बड़े की मात्रा होगा, जन्म शती। हो गया? आगे लिखिएगा। भूख की इच्छा, बुभुक्षा। देख के लिखिएगा यहां से, बुभुक्षा। भूख की इच्छा, बुभुक्षा। और अगर आपसे कहेगा कि भूख की इच्छा वाला, तब क्या बताओगे? बुभुक्षु। ये लिख लेना, ये इच्छा है, ये वाला है। अगर आपको वाला लगाएगा कि भूख की इच्छा वाला, तो बुभुक्षु। अब भूख की इच्छा क्या हो जाएगा? बुभुक्षा। हो गया? बढ़ाते रहिएगा जल्दी। हाँ, हो गया? भूख की इच्छा, बुभुक्षा। अब भूख की इच्छा वाला आपका बुभुक्षु। ठीक, आगे लिखिए। 10 वर्ष की बालिका को कन्या। देखिएगा, 10 वर्ष की बालिका को क्या कहते हैं? कन्या। नवरात्र वगैरह में जो बच्चों को बुलाया जाता है, कन्या भी तो बुलाया जाता है। ठीक है, देखिएगा, 10 वर्ष की बालिका को क्या कहते हैं? कन्या। उसी के नीचे बढ़ाइएगा, 10 से 16 वर्ष की बालिका को, 10 से 16 वर्ष की बालिका को क्या कहते हैं? किशोरी। 10 से 16 वर्ष की बालिका को क्या कहते हैं? किशोरी कहते हैं। हो गया? 10 से 16 वर्ष की बालिका को किशोरी। ठीक है, आगे लिखिएगा। जिसका पति मर गया हो, आता कभी ना आता कभी लिख के चलेगा। जिसका पति मर गया हो, डैश करके लिखिएगा, विधवा। और जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर। लिखिएगा, जिसका पति मर गया हो उसे क्या कहते हैं? विधवा। और जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर। हो गया? आगे लिखिएगा। जंगल में लगने वाली आग क्या कहते हैं? दावानल। वो भी कहते हैं, दवाग्नि भी कहते हैं, दावानल भी। ठीक है, देखिएगा। जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग, दावानल। हो गया? देखो, 3 आग पूछी जाती है। एक पूछा था, पहले सुन लीजिएगा। एक पूछा जाता है जंगल में लगने वाली आग, एक पूछा जाता है समुद्र में लगने वाली आग, एक पूछा जाता है आपसे पेट में लगने वाली आग। तीनों लिखिएगा। पहला क्या लिखा आपने? जंगल में लगने वाली आग को दावानल। दूसरा, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल। हाँ, समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल। और एक क्या बताया था आपसे? पेट में, है ना? पेट में लगने वाली आग जठरानल। ना लिखा, यहां से लिख लीजिएगा। पहला क्या बताया आपने? हाँ, पहला आपका जंगल में लगने वाली आग को दावानल,
उसके बाद क्या था, समूह में लगने वाली आपको बढ़वा नर, ठीक। उसके बाद आपका तीसरा क्या था, हाँ दामानर, जट रनर, जठराग्नि भी कहते हैं, जो आपने कहा जठराग्नि भी कहते हैं, इसे दवाग्नि भी कहते हैं, इसे बलवाग्नि भी कहते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं वो भी कहते हैं, दोनों बात से जो ऑप्शन आएगा वो आप लगा देंगे। हो गया, आगे लिखिएगा, जीने की इच्छा, जीने की इच्छा लिखिएगा, जीने की इच्छा जिजीविसा, देख लिख लेना यहां से, जीने की इच्छा जिजीविसा, ठीक। अगर आपसे पूछेगा कि जीने की इच्छा क्या कहते हैं, जिजीविसा, लेकिन यही कहते हैं कि भैया जीने की इच्छा वाला, अगर वाला लगा देगा तब क्या होगा, जिजीविसु, जीने की इच्छा जिजीविसा, जीने की इच्छा वाला जिजीविसु। हो गया, चलिए कल कहां पे लिखा था, लास्ट वाले में बता दो मुझे, इसका उसका भाषा का, भाषा पे लिखा था, लास्ट टाइम बता दो जो लिखा था अच्छा, आवाज से अवधि ना, उसी करके बनाइएगा। उसी करके बनाइएगा, आवाज से अवधि ना, हाँ ठीक है। देखिएगा आगे लिखिएगा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हेडिंग डालिएगा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, भारत में सर्वप्रथम आर्यों का आगमन हुआ, लिखिएगा, भारत में सर्वप्रथम आर्यों का आगमन हुआ, भारत में सर्वप्रथम आर्यों का आगमन हुआ, जिनकी भाषा संस्कृत थी, भारत में सर्वप्रथम आर्यों का आगमन हुआ, जिनकी भाषा क्या थी, संस्कृत थी। आगे बढ़ाइएगा, संस्कृत भाषा को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है, संस्कृत भाषा को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है, आदि जननी कहा जाता है। हो गया, पिछले से निकलेगा, भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण, भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण, देखिएगा, भारतीय डालेगा, भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण, भारतीय आर्य भाषाओं का, अच्छा भारतीय आर्य भाषा के वर्गीकरण कितने भागों बांटा गया, 3 भागों में, ठीक है। ये क्या लेगा, भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण हो गया। आगे लिखिएगा, इसी का लिखिएगा, भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण, इसी का आगे बढ़ा 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक। नंबर 2 क्या होगा, हाँ मध्य भारतीय आर्य भाषा। नंबर 3 क्या चल रहा है, आधुनिक ना, हाँ। नंबर 3 लिखिएगा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आर्य भाषा, ठीक
ठीक है, ये देख रहे हैं, ये तीनों है। अब यहाँ पे आपसे इसका सर भी पूछा जाता है, पहले हम क्या लीजिएगा, भारतीय आर्य भाषाओं के का वर्गीकरण 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, नंबर 2 मध्य भारतीय आर्य भाषा, नंबर 3 आधुनिक आर्य भाषा। ठीक है, पहला लिखेगा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का सन लिखेगा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, ये डेट है, पूछा गया है 1500 ईसा पूर्व से कब तक, 500 ईसा पूर्व। ठीक है, दूसरा क्या है आपका 500 ईसा पूर्व से आपका 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, और आपका 1000 ईसा से आपका अब तक हो जाएगा। ठीक, कैसा लिख लीजिएगा, हो गया। लिखा आपने, ये वाला क्वेश्चन आपका एसआई पूछा गया था, आपकी वाले एसआई में ये वाला कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का सन कब से कब तक माना जाता है। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व। ये वाला ना करके तीनों की आप याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको 3 बातें बताई थी, ध्यान सुनिएगा। आपको मैंने क्या क्या बताई थी, एक मैंने आपको बताया था बोली, एक बताया था भाषा, और क्या बताया था लिखिए नीचे, और क्या बताया था राजभाषा, है ना, और क्या बताया था आपको राष्ट्रभाषा, और आपको क्या बताया था उपभाषा। चलिए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, बताना बोली किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, बोली परिभाषा क्या बताएगी, जो बताया था वही रिवीजन करा रहा हूँ। भले 2 महीने 4 महीने लग जाए वो ठीक है, लेकिन कम से कम याद तो हो जाए, किसी को समझा तो सबको बोली क्या है। बोली मैंने आपको परिभाषा क्या बताई थी कि एक सीमित क्षेत्र में जो बोला जाता है उसी को क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। जो हम लोग ये बोल रहे हैं ये हमारी क्या है, एक बोली, समझा ना। तो परिभाषा क्या बनेगा, एक सीमित क्षेत्र में जो बोला जाता है वो क्या हमारा बोली है। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्र की अपनी अलग अलग क्या है बोलियां। ठीक है, मैंने बताया था जैसे फैजाबाद में अवध है, तो अवध में क्या बोला जाता है, अवधी बोला जाता है। आप मथुरा में जाओगे तो मथुरा में क्या बोला जाएगा, ब्रज भाषा, ब्रज बोला जाएगा भाषा। ठीक है, तो सीमित क्षेत्र में जो बोला जाता है वो हमारा क्या बोले भाषा। भाषा की परिभाषा क्या बताई थी आपको, बहुसंख्यक, नहीं वो आप भाषा की परिभाषा बता रहे हो। ठीक है, वो भी ठीक है, यानी ये भी कह सकते हैं कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या है भाषा। ठीक है, अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या है भाषा है। और भाषा ऐसी एक भाषा है जो बहुसंख्यक लोगों द्वारा क्या की जाती है, बोली जाती है, बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है। एक बात और मैं आपसे पूछूं, मैं बताया था कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, अभी कल मैंने आपको उस दिन दिखाया था, सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी लिखे थे आप, अंग्रेजी। ठीक है, दूसरे नंबर पे चीनी था, तीसरे नंबर पे क्या था, हिंदी था। पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, और जो आप बोल रहे हो वो दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश की दूसरी बोली है, दूसरे नंबर पे भाषा है उर्दू आपकी, जो 1989 में दर्जा दिया गया था, समझा रहा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा है अंग्रेजी, दूसरे नंबर पे चीनी, और तीसरे नंबर पे आपका हिंदी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में आप जाने हो सबसे ज्यादा आपका कौन सी बोली बोली जाती है, हिंदी भाषा बोली जाती है आपका। और दूसरे नंबर पे आपके उर्दू, और उर्दू को कब दिया गया था इसे दर्जा, 1989 कई बार पूछा गया। राजभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, परिभाषा क्या होगा राजभाषा का, सुन लीजिएगा। राजभाषा उसे कहते हैं कि जो, यानी कि जो भी राज्य होगा, जिस राज्य के जो सरकारी काम काज है जिस भाषा में किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, राजभाषा। यानी सरकारी काम काज जिस भाषा में किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। बात समझ आई।
यानी कि जिस राज्य की भाषा आपको सरकारी कामकाज जिस भाषा में किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, राजभाषा। अब अपने पूरे भारत की बात करते हैं, कितने राज्य हैं, 28, यानी जितने भी राज्य हैं सबके अलग अलग राज्य की भाषा, ठीक है। लेकिन अपवाद के घेरे में जो घिरा है उसको हमको पढ़ना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा राज्य जहाँ की राष्ट्रीय भाषा आपका इंग्लिश है, तो कौन सा है, नागालैंड। कौन सा है, नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या होगी, कोहिमा, ठीक है। उसके बाद कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ की राष्ट्रीय भाषा आपकी संस्कृत है, उत्तराखंड, ठीक है, ठीक है। ये समझ रहा है। कितने राज्य ऐसे हैं जहां पर आपकी हिंदी बोली जाती है, कितने ऐसे राज्य हैं, 10, यानी सोचो 28 में से 10 ऐसे राज्य हैं जिसकी राष्ट्रीय भाषा क्या आपकी है, हिंदी है। अब जितने भी आपके पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश ले लें, चाहे वो बिहार ले लें, झारखंड ले लें, उत्तर प्रदेश ले लें, समझा ना, जितने भी आपके सटे जिले हैं 10 राज्य एक ऐसे हैं, ठीक है। ये सब सारी चीजें ध्यान देना, ठीक है। आगे उपभाषा, उपभाषाएं कितनी है, 5, कितनी है, 5। मैंने आपको बताया था उस दिन 5 उपभाषाएं के अंतर्गत बोलियां कितनी थी, 18, कितनी थी, 18। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी है, पूर्वी है, पश्चिमी है, राजस्थानी है और आपका बिहारी है, और एक आपका क्या है, नेपाली है, समझा ना। ये 5 क्या है, उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषाएं के अंतर्गत बोलियां कितनी है, 18, कितनी है, 18। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, इसमें आपने कहा तक लिखा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में आपने ये हो गया। भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण कितने भागों में, 3 भागों बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्य और आधुनिक। तो पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। पहली हेडिंग डाल लीजिएगा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। हो गया। चलिए क्रॉस क्वेश्चन बताना, निधन और मृत्यु में क्या अंतर है, निधन और मृत्यु में क्या अंतर है, उपयोग और प्रयोग में क्या अंतर है, अंश और अंश में क्या अंतर है, तरण और तरणी में क्या अंतर है, अणु और परमाणु में क्या अंतर है, ऊर्जा और अर्चना में क्या अंतर है। ऐसे करके आपसे एग्जाम में कई प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि 2 शब्द दे देगा और दोनों से आपसे अर्थ पूछा जाता है, समझा रहा। पुलिस का क्वेश्चन है ये, तरण और तरणी वाला पूछा गया। बताना निधन और मृत्यु में क्या अंतर है, दोनों में मौत होती है, होता नहीं होता है, लेकिन आंसर क्या है, सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा। जितने भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति होता है, संवैधानिक मतलब जितने भी संविधान के पद पर बैठे व्यक्ति होते हैं, जब उनकी मौत होती है तो उनके आगे क्या लगाया जाता है, आने का क्या हो गया, निधन हो गया। और जितने भी आम जनमानस का मौत होती है उन पे क्या लगाया जाता है, मृत्यु हो गया। यही होता है, ठीक है। आगे उपयोग और प्रयोग में क्या अंतर है, उपयोग और प्रयोग में जो चीज आप डेली यूज करते हो उसे हम किसके अंतर्गत रखेंगे, उपयोग में, ठीक है। ध्यान सुनेगा। और जो हम लोग कभी कभी कोई चीज यूज करते हैं उसे किसमें रखेंगे, प्रयोग में, ठीक है। जैसे प्रयोग से ही प्रयोगशाला आपका बना है, बना नहीं बना। अब प्रयोगशाला आप ले जाते हो क्या, नहीं। ध्यान सुनिएगा, ये सब आपके नालंदा में दिया गया प्रश्न है। अंश और अंश में क्या अंतर है, बताओ। ये तो छोटा सा प्रश्न है, तो कई बार आपसे नजर में आया भी होगा। अंश और अंश में क्या अंतर है, देखिए। एक का अर्थ होता है कंधा और एक का अर्थ होता है भाग, हिस्सा या भाग कह सकते हैं। तो किसका कंधा होता है, किसका भाग होता है, नीचे वाला क्या होगा, भाग, नीचे वाला भाग या हिस्सा कह सकते हैं, और ऊपर वाले क्या हो जाएगा, कंधा, हो गया। आगे बताना,
तरण तरण और तरणी में क्या अंतर है? 2018 पुलिस का प्रश्न है। तरण और तरणी, एक का होगा तट या किनारा और एक का होगा सूर्य, तो किसका सूर्य होगा, किसका तट या किनारा होगा? कौन सा, नीचे वाला ऊपर? नीचे वाला क्या होगा? हाँ, ऊपर वाले क्या जाएगा? सूर्य हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अणु और परमाणु में क्या अंतर है? अच्छा, अणु बड़ा होता है, परमाणु बड़ा होता है। परमाणु छोटा होता है, अणु बड़ा होता है। परमाणु से लेकर अणु होता है। हाँ, कुछ लोग तो ऐसे बैठा देंगे कि परमाणु अक्षर में बड़ा है तो वही बड़ा है ना, ये परमाणु बड़ा, लेकिन यहाँ पे आपसे ये छोटा हो जाएगा ना, ये आपका छोटा होगा, ये आपका क्या होगा? बड़ा। इससे ये बनता। ठीक, आगे पूजा और अर्चना में क्या अंतर है? पूजा और अर्चना, अगर हम आपसे कहें हनुमान गढ़ी पे आप कहीं भी किसी मंदिर में जाते हैं तो आप क्या करने जाते हैं? पूजा करने या अर्चना करने? और जो घर में पंडित जी कराने आते हैं वो क्या है? अर्चना है। जो होता है पंडित उधर पूजा होता है और यहाँ होता है कुछ उधर प्रसाद मिलेगी। सुनिएगा, जो हम खुद करते हैं, ध्यान सुनिएगा, जो हम खुद करते हैं वो हमारा क्या है? अर्चना है। जब कोई चीज किसी के द्वारा कराई जाती है वो क्या हो गया? आपका पूजा हो गया। बात समझ रही है? अगर किसी के द्वारा कोई चीज भगवान के प्रति कराई जाती है तो हमारा क्या हो जाएगा? आपका पूजा। और जब हम खुद करते हैं तो क्या हो जाएगा? अर्चना। ये सब छोटे छोटे प्रश्न आपसे आगे बता रहा। आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है? सर भंडार नहीं सर, ये आमंत्रण में बुलाते हैं, निमंत्रण भगाते हैं? नहीं सर, जैसे निमंत्रण में होता है कि जहाँ निमंत्रण होता है वहाँ खान पीन होता है और आमंत्रण में वहाँ खान पीन नहीं होता। पहले आज साइकिल की खरीद करने की व्यवस्था थी, सर से नहीं यहाँ खा चल दो, निमंत्रण हो। सुन लीजिएगा, ये देखिएगा, इसमें दोनों खाने की व्यवस्था है, ये तो आपको पता है। ठीक है, आमंत्रण मतलब होता है जो हम लोग क्या कहते हैं कि जो लिखित ना हो। ठीक है, यानी कि जो लिखित ना हो, केवल आपसे बुलाया गया हो। बुलाने में आप जानते हो कहाँ कहाँ बुलाया जाता है, चाहे वो भंडारा हो या चाहे कुछ भी हो आपका, जहाँ बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आमंत्रण। और जब कोई चीज आपको लिखित तौर पर किया जाता है वो हमारा क्या होता है? निमंत्रण। क्या आप देखते हैं ना कार्ड वगैरह पे ऊपर क्या लिखा होता है? निमंत्रण लिखा होता है ना। ठीक है, ये देख रहे हैं कि ये सारी चीजें आपको दिख रही होगी कि ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते। टॉपिक है कि दो प्रश्न आपको दे दिया जाएगा और दोनों का आपसे अर्थ पूछा जाएगा कि बताइए दोनों का अर्थ क्या होगा। समझा ना? तो ये भी टॉपिक आपको टच कराना है। और बाकी ये आपका चल ही रहा है विकास, हिंदी विकास है। ठीक है, हेडिंग क्या डाला आपने? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, देखिएगा इनके अंतर्गत हमको दो चीजें पढ़नी है। इसी के अंतर्गत हमको रामायण भी पढ़ना है और महाभारत भी। ठीक है, रामायण की अगर हम बात करें तो रामायण में कितने कांड है? 8वां कांड कौन सा है? रामायण में कितने कांड है? 7 कांड तो है यार, 7 कांड है ना। अच्छा, रामायण लिखी किसने? यही बता दो, छोटा सा क्लियर हो कि इसमें भी करते हैं। अच्छा ठीक है, रामायण में कुल आपके 7 कांड है। ठीक है, प्रश्न यहाँ से कई बार बनता है कि रामायण में कौन सा आपका रस होता है? रामायण किसने लिखी? रामायण में कितने कांड? ठीक है, रामायण का सीक्वेंस बताओ। सबसे बड़ा कांड कौन सा है रामायण में? सबसे छोटा कांड कौन सा रामायण में है? वीडियो का प्रश्न है, समझा ना? अगर हम हमको आपसे पूछे सबसे बड़ा कांड रामायण में कौन सा है? देखिए चलिए कोई बात नहीं। सबसे बड़ा कांड आपका बालकांड है। ठीक है, कई बार पूछा गया। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? आपका किष्किंधा कांड। क्या जाएगा? किष्किंधा। ठीक है, कई बार एग्जाम में आपसे प्रश्न ये पूछा गया। सीक्वेंस भी आपसे पूछा जाता है कि बताइए सीक्वेंस निम्नलिखित में से आप आरोही क्रम या आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए जो इतने कांड है। ठीक है, महाभारत की अगर बात करें तो महाभारत में किसने लिखा? वेद व्यास, है ना? महाभारत में कौन सा रस है?
कौन सा रस है? श्लोक बता दो। रामायण में ठीक है, रामायण में ठीक है, यही लिखाना है आपको। इसमें दो बातें पढ़नी है और इसमें इसी के अंदर हमको वेद भी पढ़ाना है। वेद कितने होते हैं? चार। कितने होते हैं? चार। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपका अथर्ववेद। ठीक है, आप अगर आपसे मैं पूछूं किस वेद में जादू टोना का वर्णन किया गया है? इसमें अथर्ववेद में। किस वेद में संगीत का वर्णन किया गया है? सामवेद में। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और एक कौन सा बच रहा? यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? युद्ध और यज्ञ या गद्य या पद्य। ठीक है, गद्य और पद्य का वर्णन किसमें है? यजुर्वेद। संगीत का वर्णन किसमें है? सामवेद। जादू टोना का वर्णन किसमें है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? वेद का मतलब क्या होता है? ग्रुप डी का क्वेश्चन 2013 पूछा गया है कि वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ केवल पूछ रहे हैं। हाँ, सही है, एकदम सही है। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। अरे नाम होता नहीं लोगों का वेद प्रकाश है ना? ठीक है, तो ये चीज देना। वेद का अर्थ ग्रुप डी का क्वेश्चन नहीं है। वेद का अर्थ क्या आपका? ज्ञान। ठीक है, इसी के अंतर्गत वेद और इसी के अंतर्गत रामायण महाभारत दोनों तीनों चीजें पढ़नी है। ठीक है ना? ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। आज कितनी तारीख है? 11 तारीख है। ठीक है, चलिए जीएस में क्या चल रहा है आपका? अच्छा, बौद्ध धर्म मैंने कहा था पढ़ के आइएगा। पढ़े हो लिखे भी? पढ़े हो ना? ठीक है, कल हम पूछ लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। आगे बताइएगा, अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? जल्दी से बताओ। एक्स्ट्रा है 2 मिनट 3 मिनट की आपके लिए। अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। कौन सी है? साबरमती, माही, नर्मदा, समानता याद करना। क्या करना? समानता। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये 4 नदी ऐसी है जो अरब सागर में गिरती है। कहाँ पे? अरब सागर में। कई बार केवल आप इतनी याद रखना कि ये चार नदियां अरब सागर में गिरती है। बाकी जितनी भी नदियों का नाम आपसे दिया जाए, सही नदियां कहाँ गिराओगे? बंगाल की खाड़ी में। साबरमती नदी कहाँ निकलती है? राजस्थान से निकलती है। माही, नर्मदा, ताप्ती आपके मध्य प्रदेश से। ठीक है, बाकी जितनी भी नदियां हैं आपकी कहाँ गिराओगे आप? बंगाल की खाड़ी में। जैसे और भी बात करें, आपसे पूछे कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी मानसरोवर झील से, है ना? जम्मू कश्मीर से आपका होते हुए आपके यहाँ पाकिस्तान से होते हुए आपकी इधर आती है। सिंधु नदी का जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। सिंधु नदी की सहायक नदियां कुल कितनी है? 5 है। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। क्या है? चिनाब। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? बताते चलो, किसने किया था? वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? आदमी समाज की स्थापना किसने किया था? तीनों समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने 3 चीज की स्थापना किया था। सुन लो पहले एक बार फिर से। पहला आपका आत्मीय समाज की स्थापना, दूसरा आपका वेदांत कॉलेज की स्थापना और तीसरा आपका ब्रह्म समाज की स्थापना। तीनों चीज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। दिल्ली की राजधानी कब बनी? 1911 में। दिल्ली की राजधानी 1911 में प्रस्तावित हुई थी और बनी कब थी? 1912 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, आगे गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में डॉक्टर लाला हरदयाल ने किया था। कहाँ किया था? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया। गांधी जी भारत लौटकर कब आए? कब आए? अरे सन तो बताओ। 1915 में। कब आए? 1915 में। गए कब थे? 1893 में। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए और लौट के कब आए थे? 1915 में। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 में लौट के आए। इसलिए हर 9 जनवरी को आपका प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था? 1916 में।
कब हुआ था? 1916 में। 1916 में बहुत सारी घटनाएं घटी थी। 1916 में आपका बीएचयू की स्थापना हुआ था। बीएचयू सुने हो? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुआ था? 1916 में। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। 1917 में क्या हुआ था? 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन? चंपारण आंदोलन। कई बार एग्जाम में पूछा गया चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में। लास्ट आपका 1919 में। 1919 में बहुत दो घटनाएं घटी थी। रॉलेट एक्ट भी आया और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ। ठीक है, रॉलेट एक्ट का मतलब क्या था? बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। और 1919 में ही क्या आया? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जल्ली नामक व्यक्ति का यह एक बात था। सैफुद्दीन किचलू और सचिंद्र सन्याल की गिरफ्तारी में जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। उसी कारण जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ। कई बार एग्जाम में आपसे प्रश्न ये पूछा गया है। लास्ट आपका सन आता है 1920 में। 1920 में कौन सी घटना घटी थी? असहयोग आंदोलन सुने हो? 1920 में आपका असहयोग आंदोलन आया। असहयोग का मतलब क्या था? सहयोग न करना। गांधी जी इतने दिक्कतें परेशानी आ गई थी जब रॉलेट एक्ट आया तो लोगों ने ये कहा कि रॉलेट इतना बड़ा कानून आ गया है कि बताइए अगर कोई भी एक तक देखता का अंग्रेजों को तो जान लीजिए उनको फांसी तक लटका दिया जाता था। इसी के विरोध में गांधी जी ऐसे अत्याचार के विरोध में गांधी जी ने 1920 में बहुत बड़ा असहयोग आंदोलन चलाया। अगर ये इतना बड़ा आंदोलन था, अगर यह आंदोलन आज भी चला होता तो शायद हमारा भारत देश 1947 में आजाद ना होके 1925 या 24 तक ही आजाद हो जाता। जब 1920 में असहयोग आंदोलन चला, इसमें ये हुआ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समझा रहा ना? कि बहुत बड़ा आंदोलन था। लेकिन उसके बाद 1921 के बाद 1922 में आपका चौरी चौरा कांड हो गया। ठीक है, चौरी चौरा कहाँ है? गोरखपुर में। ठीक है, चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। तभी भी गांधी जी को यह आंदोलन को क्या किया करना पड़ा, रोक देना पड़ा। बहुत सारी कहानियां हैं, ये भी आप समेटते चलिएगा। आधुनिक भारत से यहाँ से भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते, मिला भी। ठीक है, आज के बाकी इसको आगे